नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रन त्यागी और आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में नैना यादव। शाम के 7 बजे हैं और हम दोनों आपके लिए दिन भर की वो स्टोरीज लेकर आए हैं जो धाकड़ भी है और एक्सक्लूसिव भी। दिन भर की हर बड़ी खबर का हर एंगल आपको यहीं मिलने जा रहा है। आपको टोक्यो ले चलेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर और प्रवासी भारतीयों से बात करते हुए पीएम ने मक्खन पर नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर खींचने की बात की। लेकिन लकीर कहां खींचेगी, किसके लिए खींचेगी? कहीं चीन के ऊपर तो नहीं। जी हाँ, हम आपको उस स्टिकी बम के का डेमो भी दिखाएंगे जिसे लेकर अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जो एजेंसीज लगी हुई हैं अब उनके हाथ पैर फूल गए हैं। लेकिन उससे भी पहले आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि एक मस्जिद की दीवार टूटने पर आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। ये मस्जिद कहां है, उसकी दीवार किसने तोड़ी, दीवार क्यों तोड़ी गई, जब मस्जिद की दीवार तोड़ी गई तो पीछे क्या दिखा, ये दावा क्यों किया जा रहा है कि ऐसे सबूत सामने आए कि जब मस्जिद की दीवार तोड़ी गई तो वहां मस्जिद नहीं बल्कि पहले कुछ और हुआ करता था। जी हाँ, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। जैसे ही मस्जिद टूटी तो सामने आखिर वो कौन से सबूत आए जो दावा करते हैं कि आज जिसे मस्जिद कहा जा रहा है शायद वो पहले मस्जिद नहीं थी। तो आखिर वो क्या था, एक एक डिटेल के साथ में धाकड़ एक्सक्लूसिव पहली स्टोरी हम आपको दिखाते, देखिए। उत्तर भारत का ज्ञानवापी आपने देखा। पहली बार टीवी पर दक्षिण का ज्ञानवापी। दीवार गिरी, मंदिर दिखा। हमारा डिमांड है जल्दी से जल्द प्राचीन हिंदू मंदिर को हिंदुओं को छोड़ दो। दीवार मस्जिद की, निशान सनातन संस्कृति की। इंडो सार्वजनिक आर्किटेक्चर के मुताबिक बहुत सारे ऐसा है कि मस्जिद का टाइप पे दिखेगा। मस्जिद में छिपे थे मंदिर के अवशेष। हम लोगों में धार्मिक भावनाओं पे हम लोग धार्मिक पे भावन है, इसलिए उधर सानिध्य में कौन सा भगवान का मंदिर था वो देखने के लिए हम लोगों ने पूजा रख दिया। उत्तर से दक्षिण तक कितने ज्ञानवापी। तो काशी में ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बाद सवाल उठ रहे कि देश में और कितनी ज्ञानवापी मस्जिदें। आज आपको दक्षिण भारत के एक ऐसे ही ज्ञानवापी लेकर चलेंगे जिसके अंदर मंदिर के प्रमाण होने के साक्षात सबूत दिखाई पड़ रहे हैं। जी हाँ, जब रेनोवेशन के लिए मस्जिद की दीवार गिराई गई तो ऐसी कलाकृतियां और ऐसी वास्तुशैली यहां पर नजर आई जो मस्जिदों जैसी तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती। देखिए, दक्षिण भारत का ज्ञानवापी एक्सक्लूसिव ये जो पूरी स्टोरी है, देखिए जरा। ये मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद के अंदर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसने इस मस्जिद के लिए भी ज्ञानवापी जैसे कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। चलिए आपको सबसे पहले इस मस्जिद के अंदर लिए चलते हैं। इस मस्जिद के खंभों को देखिए। खंभों पर नक्काशी ऐसी है जैसी आमतौर पर मस्जिदों में नहीं होती है। दीवार और छत के किनारों पर जो डिजाइन बनी है वो भी किसी मस्जिद की नहीं दिखती। दीवारों पर फूलों के निशान दिख रहे हैं। इस टूटे हुए हिस्से के पीछे जो दीवार दिख रही है वो भी इमारत के प्राचीन होने का प्रमाण दे रही है। इन खंभों पर ऐसी आकृति और कलाकृति दिख रही है जो आमतौर पर दक्षिण भारत के मंदिरों में दिखाई देती है। इन दीवारों पर पेंट किया गया है। ऐसा लग रहा है मानो किसी सच्चाई को पेंट के पीछे छिपाने की कोशिश की गई थी। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई को लाख छिपाने की कोशिश की जाए, सच्चाई सामने आ ही जाती है। पिछले दिनों इस जुमा मस्जिद में रेनोवेशन का काम चल रहा था। इसी दौरान
जब मस्जिद की दीवार तोड़ी गई तो बरसों से छिपे राज एक साथ बेपर्दा हो गए। आपने मस्जिद के निचले हिस्से को देखा, अब जरा ऊपरी हिस्से को भी ध्यान से देखिए। मस्जिद की दीवार गिरी तो छिपा हुआ सच सामने आया। इस हिस्से को ध्यान से देखिए और आप खुद ही तय कीजिए कि क्या आपने कभी इस तरह की मस्जिद कहीं देखी है। इस वीडियो को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी पुराने हिस्से को छिपाने के लिए आगे एक दीवार खड़ी की गई थी और जैसे ही वो दीवार गिरी सच सामने आ गया। अब जरा मस्जिद के ऊपरी हिस्से पर ध्यान दीजिए। मस्जिद के बाहरी हिस्से पर ऐसी डिजाइन शायद ही कभी किसी ने देखी हो। मस्जिद के बाहरी हिस्से पर ऐसी डिजाइन आमतौर पर नेपाली संस्कृति से जुड़े हिंदू मंदिरों में दिखाई देती है। वाराणसी में मौजूद नेपाली मंदिर और इस जामा मस्जिद के ऊपर दिख रही छत की निर्माण शैली मिलती जुलती है। आप इन दोनों तस्वीरों को देखकर खुद सोचिए, मस्जिद की डिजाइन मंदिरों की तरह कैसे हो सकती है। आप सोच रहे होंगे कि ये मस्जिद आखिर कहाँ है, देश के किस शहर में मस्जिद के अंदर मंदिर दिखा है। कर्नाटक का ये बेहद खूबसूरत शहर है मंगलुरु। इसी शहर के एक हिस्से में मलाली मार्केट है। उस मलाली मार्केट में है ये जुमा मस्जिद। मस्जिद के अंदर अब जरा इसकी सीलिंग को भी ध्यान से देखिए। सीलिंग देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जो निर्माण शैली है वो कहीं से भी इस्लामिक शैली से मेल नहीं खाती। सवाल है कि क्या किसी पुराने मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई? क्या मंदिर की सच्चाई छिपाने के लिए दीवार खड़ी की गई? क्या खंभों पर पेंट इसलिए किया गया ताकि मंदिर के सबूत न दिखें? विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेताओं का दावा है कि मस्जिद से पहले यहाँ कभी मंदिर हुआ करता था। अब मस्जिद की सच्चाई जानने के लिए प्रशासन ने भी सरकारी दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। फिलहाल हिंदूवादी संगठनों ने मस्जिद में चल रहे निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। बताया गया है कोई उसको हाथ नहीं डालने का, वो क्या उधर मंदिर मिला है और उसको कोई उधर अंदर नहीं जाने का है। कोई रिनोवेशन काम नहीं करने का एक कोर्ट का आदेश है आ गया है। विश्व हिंदू परिषद उसको स्वागत करता है। इसलिए अभी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने मांग किया है, हमारा डिमांड है जल्दी से जल्द वो पुरातत्व विभाग से उसको जांच करो और वो मंदिर क्या उधर मिला है प्राचीन हिंदू मंदिर, वो हिंदुओं को छोड़ दो। मस्जिद के अंदर मंदिर जैसी वास्तुकला मिलने से मंगलुरु में हर कोई परेशान है। अब हिंदूवादी संगठन 25 मई को एक विशेष धार्मिक पूजा करवाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि ये पता लगा सके जो दीवारें हैं वो कितनी पुरानी हैं। उसको जांच करने के लिए पुरातत्व विभाग से भी हम लोगों ने मांग किया और आगे उसको हम लोगों ने धार्मिक भावनाओं पे हम लोग धार्मिक पे भावन है, इसलिए ये पूजा करके उधर तांबुल प्रश्न लगा के और पूजा करके उधर सानिध्य में कौन सा भगवान का मंदिर था वो देखने के लिए हम लोगों ने पूजा रख दिया। 25 मई को 25 मई सुबह 8 बजे उधर पूजा होने वाले है। पूजा में पता लगेगा क्या उधर मंदिर था, क्या मस्जिद था, और मंदिर था कौन सा भगवान का मंदिर था वो भी हम लोगों को पता लगेगा। ज्ञानवापी के बाद अब कर्नाटक में भी विवाद खड़ा हुआ है मंगलुरु के 900 साल पुरानी जुमा मस्जिद को लेकर। हिंदू पक्ष का मानना है कि जब मस्जिद रेनोवेशन हो रही थी अगले महीने, वहां पर कुछ हिंदुओं के स्तंभ मिले हैं और उन्होंने मांग की है कि इस जगह को हिंदुओं को वापस दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पूरे मामले को सील किया है, एरिया को सील किया है और कहा है कि यहाँ पे कोई और एक्टिविटीज नहीं दी जाएगी। साक्ष्य को किसी तरह साबित करने की जरूरत नहीं होती। जुमा मस्जिद की दीवार गिरने से जो कुछ सामने आया है वो भी एक तरह के साक्ष्य ही हैं। मस्जिद में मंदिर जैसी वास्तुकला सामने आने के बावजूद कर्नाटक के कुछ राजनीतिक दल आंख बंद किए हुए हैं। ये समझना चाहिए कि इंडिया में बहुत सारे ऐसा स्ट्रक्चर्स है, वो इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर बोलते हैं उसको, इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर बोलते हैं। इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर का मुताबिक बहुत सारे ऐसा है कि मस्जिद का टाइप में दिखेगा। पुराने आप बहुत सारे बिल्डिंग्स आप देखेंगे या जो महल, राजाओं का महल देखेंगे तो उस टाइप पे रहता है। ज्ञानवापी में जिस औरंगजेब की क्रूरता के साक्ष्य मिलते हैं उस औरंगजेब ने दक्षिण पर भी शासन किया था। इतिहास के मुताबिक औरंगजेब दक्षिण में सन 1659 में आया था। अब सवाल ये है कि क्या औरंगजेब ने
काशी और मथुरा की तरह मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद तो नहीं बनवाया था। मंगलुरु की इस ज्ञानवापी मस्जिद की सच्चाई पूरा देश जानता है। मस्जिद के अंदर मंदिर का खुलासा तो सर्वे और वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर ही मुमकिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। ये कहते हैं कि धार्मिक नफरत आपको कहीं का नहीं छोड़ती है, देश राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांत को कमजोर कर देती है। और औरंगजेब के समय मुगल सल्तनत का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। लेकिन जरा सोचे कि आज हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष ये सोचते होंगे कि औरंगजेब तूने क्या किया। जी हाँ, और अब आइए हम आपको ऐसे ही एक और विवाद से रूबरू करवाते हैं। मध्य प्रदेश के धार आपको लेकर चलते हैं, जहां पर भोजशाला का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। भोजशाला में भी ज्ञानवापी जैसा ही विवाद है। वजह बिल्कुल स्पष्ट है, औरंगजेब। क्या ये पूरा मामला? धाकड़ एक्सक्लूसिव की दूसरी स्टोरी देखिए। क्या है भोजशाला का सच? कमाल मौला की दरगाह या मां सरस्वती का मंदिर? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 250 किलोमीटर दूर इंदौर के पास है धार जिला। धार शहर के एक किनारे पर बनी है भोजशाला। ये जो पुरानी इमारत आप इस वक्त देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का ज्ञानवापी है। जी हां, मध्य प्रदेश का ज्ञानवापी। ये जगह भी काशी और मथुरा की तरह ही विवादित जगहों में से एक है। यहां भी मंदिर और मस्जिद का विवाद है जो दशकों से चला आ रहा है। धार शहर राजा भोज से जुड़ा और उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम पड़ा भोजशाला। इतिहास के मुताबिक 10वीं सदी में राजा भोज ने भोजशाला बनवाई। भोजशाला एक महाविद्यालय था जहां छात्र संस्कृति, संगीत, संस्कृत, खगोल विज्ञान, योग, आयुर्वेद और दर्शन शास्त्र सीखने के लिए आते थे। इसमें देवी सरस्वती की प्रतिमा भी लगी थी। दावा किया जाता है कि साल 1305 में क्रूर मुस्लिम आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार भोजशाला को नष्ट किया, जिसके बाद दिलावर खान गौरी ने 1401 ईस्वी में भोजशाला के एक भाग में मस्जिद बनवा दी। इसके बाद 1514 में महमूद शाह खिलजी ने बाकी बचे हुए हिस्से पर भी मस्जिद बनवा दी। इसी मस्जिद को अब सूफी कमाल मौला की दरगाह कहते हैं, जहां हर शुक्रवार को नमाज अता की जाती है। जब ब्रिटिश हुकूमत यहां आई तो मंदिर में लगी सरस्वती देवी की मूर्ति को अपने साथ लंदन ले गई। सैकड़ों वर्षों से यहां विवाद की स्थिति है और जो आज तक कायम है। भोजशाला विवाद के चलते धार में सांप्रदायिक दंगे भी हो चुके हैं। अब स्थिति ये कि हफ्ते में एक दिन मंगलवार को यहाँ हिंदू पूजा पाठ करते हैं तो शुक्रवार को मुस्लिम 2 घंटे यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर माता सरस्वती की पूजा होती है। इतिहास में जो दावे हैं उस आधार पर हिंदू और मुस्लिम दोनों इस जगह पर अपना अपना हक जताते हैं, लेकिन साक्ष्य क्या कहते हैं, अब जरा ये समझने की कोशिश कीजिए। भोजशाला के अंदर के इस वीडियो को देखिए। वीडियो में जो विशाल परिसर दिख रहा है वो अपने आप में इस जगह की ऐतिहासिकता का प्रमाण दे रहा है। इस परिसर में जितने खंबे हैं और उन पर जो कलाकृति बनी है वो हिंदू मंदिरों जैसी है। इसके अलावा 1908 का भोपाल का एक सरकारी दस्तावेज, इस दस्तावेज के अंदर साफ लिखा कि धार के भोजपुर में राजा भोज ने एक मंदिर बनवाया। भोजशाला एक मंदिर है। शाला का मतलब क्या होता है? पाठशाला, सरस्वती मंदिर है वो। तो भोजशाला मंदिर हिंदुओं के धरोहर है। आपस में बैठ के निकलना चाहिए हर साल। जिसकी धरोहर है उसको देना चाहिए। रहा सवाल भोपाल की जामा मस्जिद और धार की मस्जिद के बारे में, तो इसका स्थापित तथ्य है ये कमाल मौला मस्जिद थी। कमाल मौला मस्जिद आगे भी रही है। सालों से चले आ रहे भोजशाला विवाद को लेकर हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट से मांग की कि भोजशाला का पूरा परिसर हिंदुओं को दिया जाए और मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर रोक लगे। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर भारत सरकार, पुरातत्व विभाग, भोजशाला समिति और कमाल मौला सोसाइटी को नोटिस जारी किया। अब सवाल ये कि क्या कोर्ट के जरिए भोजशाला का विवाद खत्म हो पाएगा? धार से गोविंद गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। अब एक दिलचस्प खबर आपको बताते हैं। च्युइंगम खाते हैं ना आप लोग, सोचे कि हम वो च्युइंगम किसी के ऊपर फेंक दें और धमाका हो जाए तो क्या होगा, सामने वाले की जान चली जाए तो क्या होगा, बड़ी तबाही मच जाए उसी च्युइंगम से तो क्या होगा, ये सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
जी हाँ, ये सोचकर हमारे रोंगटे जरूर खड़े हो जाते हैं, लेकिन आतंकी कुछ इसी तरह के स्टिकी बम का इस्तेमाल करने की साजिश कर रहे हैं, वो भी तीर्थ यात्रियों पर। खास करके अमरनाथ यात्रियों को लेकर ये साजिश रची जा रही है। अमरनाथ यात्रा से पहले गड़बड़ी फैलाकर बाइक का माहौल पैदा करने की पूरी कोशिश, यही एक वजह है कि सुरक्षा बलों को खासकर उनके वाहन चालकों से कहा गया कि वो काफी सतर्क और चौकस रहें ताकि वो आतंकवादियों के पूरे इरादों को विफल कर सके। अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होने जा रही है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों की गतिविधि बढ़ चुकी है। साल दर साल पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले आतंकवादी अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की धमकियां देते हैं। इस बार भी आतंकी संगठन टीआरएफ का धमकी भरा खत भेजा। आतंकी संगठन ने साफ साफ लिखा कि अमरनाथ यात्रा पर ना जाएं, गए तो पछताएंगे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी अब की बार हमले का तरीका और हथियार बदलने की फिराक में है। श्रीनगर और आसपास के इलाके आतंकवादियों के निशाने पर। सुरक्षा बलों द्वारा जारी किए इंटेल इनपुट के मुताबिक आतंकवादियों ने रची बहुत बड़ी साजिश। सुरक्षा बलों की गाड़ियों को स्टिकी बम द्वारा उड़ाने की मंसूबे तैयार, और इंटेल इनपुट के मुताबिक ये कार्रवाई बटमालू के इलाके में की जा सकती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और श्री अमरनाथ जी यात्रा से संबंधित सभी कार्यों को पूरा करने के लिए 15 जून की समय सीमा तय की। अमरनाथ यात्रा इस साल 30 जून से पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से शुरू होगी और इन्हीं इलाकों में आतंकवादी घात लगाए बैठे और उनका हथियार स्टिकी बम हो सकता है। संभव है कि ये स्टिकी बम का भी इस्तेमाल करें या एम्बुश करें, या जिस प्रकार से अभी उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली की है कि जो मिलिटेंट्स का जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है वो लोग फायर कर रहे हैं सुरक्षा कर्मियों के ऊपर, या जहाँ सुरक्षा कर्मी गाँव में हैं, अकेले हैं, वहाँ उनके ऊपर फायर करके उनको कैजुअल्टी कर रहे हैं। आमने सामने लड़ाई में पाकिस्तान हो या फिर उसके भेजे गए आतंकी भारतीय फौज के आगे या तो घुटने टेकते हैं या मारे जाते हैं, और इसलिए आतंकियों ने अब चोरी से वार करने की रणनीति अपनाई है और उसी का हिस्सा है स्टिकी बम। स्टिकी बम क्या होता है ये आपको जान लेना चाहिए। एक तरह का आईईडी होता है, वाहनों पर लगाया जाता है। किसी चिपकाने वाले पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मैग्नेट या चुंबक का इस्तेमाल कर वाहनों से चिपका दिया जाता है। दूर से डेटोनेटर का इस्तेमाल कर ब्लास्ट किया जा सकता है या टाइमर लगाकर भी विस्फोट किया जा सकता है। अफगानिस्तान में आतंकी कई साल से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक तीर्थयात्रियों की बस पर इसी महीने स्टिकी बम से हमला किया गया। इसके अलावा फरवरी 2021 में जम्मू कश्मीर के सामा में 12 से ज्यादा स्टिकी बम बरामद किए गए। स्टिकी बम को आतंकवादी कैसे इस्तेमाल करते हैं ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता। वादी कश्मीर में आतंकवादियों का पसंदीदा हथियार स्टिकी बम बनता जा रहा है सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी चुनौती। ये घातक स्टिक और सस्ता हथियार है जिसका इस्तेमाल सुरक्षा बलों के खिलाफ आतंकवादी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको समझाता हूं इसे स्टिकी बम क्यों कहा जाता है। ये एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है जिसका साइज इस डिब्बी के बराबर होता है और इस आईडी के साथ चुंबक लगा होता है, यानी कि आप आसानी से इस आईडी को चलती गाड़ी के साथ लगा सकते हैं या गाड़ी के नीचे आप चिपका सकते हैं, यानी कि उसको लगाने के बाद उस गाड़ी को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकते हैं। इस हथियार का पहले इस्तेमाल 2005 में तालिबान ने अमेरिकी फौज के खिलाफ किया था, उसके बाद से वो लगातार इस्तेमाल करते आ रहे हैं। यही एक वजह है कि पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान सीमा पार से लगातार स्टिकी बम भेज रहा है और कई बार जब भी हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास स्टिकी बम काफी मात्रा में पकड़े गए हैं। पाकिस्तान को मालूम है कि उनके आतंकवादी सुरक्षा बलों के सामने टिक नहीं पाएंगे। यही एक वजह है कि स्टिकी बम द्वारा अब वो गड़बड़ी फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आतंकवादियों की नई चाल को नाकाम करने के लिए जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा एजेंसीज ने तैयारी की। अमरनाथ यात्रियों पर मंडराते स्टिकी बम के खतरे के खिलाफ भारतीय फौज अब तैयार है। प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ भारत। ये रिपोर्ट आपने देखी और इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर ऐसी कई जानकारी सामने आई इसमें कि आतंकी द्वारा हाल ही में अलग अलग जगहों पर ऐसे ही स्टिकी बम का इस्तेमाल किए जाने की कोशिश की गई, इस्तेमाल किया गया ऐसे धमाकों को करने के लिए।
और यहां पर रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे की। 4 यार्ड चीन पर करेंगे प्रहार, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। We support the one China policy. We support all that we've done in the past. But that does not mean that China has the ability, पूरी दुनिया की नजर इस वक्त जापान पर है, क्योंकि कल राजधानी टोक्यो में क्वाड की अहम बैठक होने जा रही है। जी हाँ, और ये जो बैठक होगी, इस बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी इस समय टोक्यो में मौजूद हैं। लेकिन इस महा बैठक से पहले ही चीन टेंशन में है और उसकी ओर से बयान पर बयान सामने आ रहा है। आखिर अब की बार क्वाड में ऐसा क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है जिससे कि ड्रैगन दहशत में है, ये रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, जहां धरती की 4 महाशक्तियों का महामिलन होने जा रहा है। 15 घंटे से भी कम वक्त रह गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित पीएम एंथनी एल्बनीज एक टेबल पर मिलने वाले हैं। इस मुलाकात से पहले यहां से 2088 किलोमीटर दूर बीजिंग में ड्रैगन की नींद उड़ी हुई है। यकीन मानिए, शायद आज की रात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि उनकी नजर तो टिकी है टोक्यो पर। पता नहीं 4 महाशक्तियों का क्या फैसला आता है। आखिर 4 देशों की इस महामुलाकात से शी जिनपिंग टेंशन में क्यों हैं? ये बताएंगे आगे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि टोक्यो में कल होने वाली क्वाड मीटिंग खास क्यों है। पिछले 3 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ताइवान में ड्रैगन की हवाई घुसपैठ लगातार बढ़ रही है। साउथ चाइना सी से जापान सागर तक चीन अपनी धमक बढ़ा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पास सोलोमन आइलैंड में चीन नेवी बेस बनाने की तैयारी में है, जबकि हिंदुस्तान में लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक LAC पर ड्रैगन की नापाक नजर बनी हुई है। और इन सब के बीच टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन। मंगलवार को होने वाले क्वाड मीटिंग में न सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा हो सकती है, लेकिन चीन की बढ़ती चालबाजी पर भी क्वाड देश डिस्कशन कर सकते हैं। हालांकि इस मुद्दे पर सारे क्वाड देश एकांत हैं। न सिर्फ दक्षिण चीन सागर, लेकिन भारत प्रशांत क्षेत्र और ताइवान पर चीन की बढ़ती आक्रामकता पर लगाम लगाने के लिए सारे देश अपना प्लान कल की मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। दरअसल हाल के कुछ सालों में चीन ने न केवल LAC पर बल्कि हिंद महासागर में भी भारत पर बढ़त बनाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ ड्रैगन पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा ठोक रहा है। चीन के इन कदमों को सुपर पावर बनने की कोशिशों के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर क्वाड के विस्तार का काम कर रहा है, ताकि चीन के इन मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। 2007 में क्वाड की बात शुरू हुई थी, फिर बात कहीं की कहीं चली गई, कुछ नहीं हुआ। 2017 में शुरू हुई तो चाइना एक तरह का टॉन्ट करता था, ये कुछ नहीं है, तो जैसे पानी में उबाल थोड़ा सा आ जाता है वैसा है, क्वाड का कोई मायने नहीं है और क्वाड कुछ कर नहीं रहा, कर नहीं सकता। परंतु अब पिछले 1 वर्ष में जिस प्रकार से गति पकड़ी है क्वाड की फॉर्मेशन ने और उनकी आपस की मीटिंग्स ने, उस जो सीरियसनेस बढ़ गई है, इसके चलते चाइना को टेंशन हो गई है। चाइना साफ तौर पे जानता है कि क्वाड का गठबंधन जो है
केवल और केवल चाइना को चेकमेट करने के लिए बनाया गया है, चाहे कोऑर्डिनेशन को इसका जिक्र करें या ना करें। आज इंडो पैसिफिक के तमाम देश जो हैं वो चाइना की दादागिरी से दुखी हैं। चाइना जो है उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिशरीज को एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, बड़े पैमाने पर उनके ऊपर इकोनॉमिक बोझ डाल दिया है थ्रू डेट ट्रैप्स। इसके अलावा वो किसी भी इंटरनेशनल रूल या नियम को फॉलो नहीं करता। एक और क्वाड की मीटिंग शुरू भी नहीं हुई है, क्या फैसले होंगे ये भी तय नहीं है, लेकिन ड्रैगन टेंशन में है। दरअसल क्वाड में शामिल 4 देशों से चीन की खटपट है। भारत की बात करें तो लद्दाख अरुणाचल में सीमा विवाद है, जो तिब्बत को लेकर भी भारत का रुख चीन को खटकता है। तो वहीं अमेरिका से मजबूत रिश्ते ड्रैगन की टेंशन की बड़ी वजह है। अमेरिका की बात करें तो चीन अमेरिका ट्रेड वॉर और दक्षिण चीन सागर मामले में दखल चीन के वर्चस्व को चुनौती है, जबकि जापान और चीन में दक्षिण चीन सागर और सेनकाकू आइलैंड को लेकर विवाद है। ऑस्ट्रेलिया और चीन में समुद्री अधिकारों पर झड़प के साथ ही चीन से रिश्तों में कड़वाहट टेंशन की बड़ी वजह है। क्वाड मीटिंग से पहले चीन की ये टेंशन अब किसी से छिपी नहीं है। चीन के गुआंगझाओ में पाकिस्तान के नए नवेले विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में जब क्वाड पर सवाल हुए तो चाइनीज विदेश मंत्री वांग यी आपे से बाहर हो गए। कह दिया कि क्वाड के नाम पर अमेरिका गिरोह बना रहा है। आजादी एवं खुलेपन के नाम पर अमेरिका क्वाड के नाम पर गिरोह बना रहा है। उसकी योजना इस ग्रुप के जरिए चीन के आसपास के माहौल को बदलने और चीन पर काबू करने की है। अमेरिका की ये रणनीति विफल साबित होगी। लेकिन चीन की टेंशन अभी कहां खत्म होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने जापानी पीएम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात के बाद एक नए एशिया पैसिफिक नेटवर्क बनाने का ऐलान कर दिया है। इसमें शुरुआती तौर पर भारत जापान के साथ 13 देश जुड़ेंगे। चीन की चालबाजी पर सिर्फ क्वाड मीटिंग में ही चर्चा नहीं होगी, जबकि बहुत संभव है कि जब टोक्यो में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन मिलेंगे तो पूरे इंडो पैसिफिक रीजन की सुरक्षा पर चर्चा हो। दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके आंख में आंख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है। ये परिवर्तन आया। लेकिन क्वाड से पहले सैम अंकल ने एक ऐसी चेतावनी ड्रैगन को दे दी है जिसे हल्के में लेना चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लिए काल साबित हो सकता है। क्या है वो चेतावनी, जानने के लिए अगली रिपोर्ट जरूर देखिए। टोक्यो से माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो क्वाड की जो बैठक है, मीटिंग है, उससे ड्रैगन यानी चाइना काफी डरा हुआ है और ड्रैगन की डर की एक बड़ी वजह है सैन्य ताकत। अकेले चीन भले ही दावा कर ले कि वो दुनिया का सुपर पावर है, लेकिन क्वाड के सामने वो बूना साबित होता है। कैसे साबित होता है ये आपको जरा आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। क्वाड देशों के पास जो कुल सैनिक हैं वो 73,52,000, जबकि चीन के पास कुल 31,34,000 सैनिक। जी हाँ, वही अगर इसमें एक्टिव सेना की बात करें तो 31,39,000 क्वाड के पास में है। अगर चीन की बात करें तो चीन के पास में इसकी संख्या जो है वो काफी ज्यादा कम नजर आती है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसकी तादाद 20 लाख के आसपास है। वायुसेना की बात कर लेते हैं। वायुसेना के मामले में क्वाड देशों के पास 17,308 एयरक्राफ्ट कुल मिलाकर के हैं। ये एक आंकड़ा स्पेसिफाइड तरीके से आपको बता रहे हैं। लेकिन जब सिर्फ चीन की बात करते हैं, दूसरी तरफ चीन के पास 3,285 हैं। क्वाड देशों के पास 6,995 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि चीन के पास कुल मिलाकर के 912 हेलीकॉप्टर हैं। जी हाँ, ये तो वायुसेना की बात हुई। वायुसेना में भी अगर देखा जाए चीन की ताकत कितनी कम है, लेकिन अगर थल सेना की बात करें तो क्वाड की ताकत और चीन की ताकत क्या कहती है। थल सेना के अनुसार टैंक की अगर बात की जाए तो 12,279 क्वाड के पास में है, जबकि चीन के पास में मात्र 5,285 टैंक है। आर्टिलरीज में भी चीन काफी पीछे नजर आता है। क्वाड के पास जहां 5,184 आर्टिलरीज हैं तो चीन के पास महज 1,734 आर्टिलरीज चीन के बेड़े में है। रॉकेट प्रोजेक्टर्स की जो किसी भी वॉर जोन में किसी भी देश की सैन्य क्षमता की एक रीढ़ की हड्डी सरीखे माने जाते हैं। क्वाड देशों के पास 2,803 की तादाद में है, जबकि चीन रॉकेट प्रोजेक्टर्स के मामले में कहीं ज्यादा नजर आता है। 3,160
चीन के पास रॉकेट प्रोजेक्ट्स हैं। नौसेना की बात कर लेते हैं। नौसेना में क्वाड देशों के पास कुल मिलाकर के 12 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। चीन के पास 2 हैं। डिस्ट्रॉयर विध्वंसक क्वाड देशों के पास हैं 141, चीन के पास हैं सिर्फ 41। जी हाँ, क्वाड के पास में अगर सबमरीन्स की बात की जाए, यानी कि आप ये समझिए सबमरीन्स के तौर पर अगर समुद्री ताकत देखी जाए तो क्वाड के पास में 112 की ताकत है, लेकिन चीन के पास में मात्र 79। यानी नौसेना के लिहाज से भी देखा जाए तो चीन कितना पीछे नजर आता है, क्वाड कितना ज्यादा मजबूत है, ये इन आंकड़ों से स्पष्ट हो जाता है। और यही वजह है कि चीन काफी डरा हुआ है जापान में हो रही इस पूरी क्वाड समिट को लेकर। पीएम मोदी जापान के दौरे पर हैं। आप जैसा कि जानते हैं, लगातार अपडेट हम लोग आपको दे भी रहे हैं। हमारे सहयोगी माधव इस वक्त वहीं पर मौजूद और वहीं से आपको ग्राउंड जीरो से लोगों की बात भी दिखा रहे हैं। लेकिन जापान में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किस तरीके से हुआ? सिर्फ मोदी मोदी नहीं बल्कि जापान में जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे भी लग रहे हैं। ये नारे, ये स्लोगन भारत के किसी चुनाव प्रचार में नहीं लग रहे हैं। बल्कि हिंदुस्तान से 5,800 किलोमीटर दूर जापान की राजधानी टोक्यो में लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करने के लिए पहुंचे तो पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर वहां मौजूद भारतीय मूल के लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जापान की धरती पर जय श्री राम के नारे लग रहे थे। जापान में हर हर महादेव के नारे लग रहे थे। वहां मौजूद भारतीय नारे लगा रहे थे कि देखो देखो कौन आया, भारत मां का शेर आया। पीएम मोदी करीब 35 महीने बाद जापान के दौरे पर गए हैं। अपने बीच पीएम मोदी को पाकर वहां रहने वाले भारतीय बेहद खुश थे। आप यहाँ फेटा पहनकर आए हैं, क्या उत्सव का माहौल है यहाँ पे? क्यों अब ये फेटा पहनकर आए, क्या सोच के आए हैं? जी बिल्कुल, मोदी जी के तो जापान आने की खबर मात्र से ही हम एकदम माहौल जो है मोदी मोदी हो जाता है। और हम सब लोग जो है फेटा पहनकर आए हैं। हमने मोदी जी के लिए जितना हम करें उतना कम है। मोदी 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 मोदी, देखो देखो कौन आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, भारत मां का शेर आया, देखो देखो कौन आया, भारत मां का शेर आया। हाँ, आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ वही फेटा के बारे में बोल रहा था कि ये जो फेटा है वो सेलिब्रेशन, हाथ करिए उनको, सेलिब्रेशन के टाइम हम ये पहनते हैं। तो आज हमारे लिए, आज मोदी जी जापान में एक मिनट मोदी जी जापान में पधारे हैं, तो हमारे लिए ये एक सेलिब्रेशन जैसा ही माहौल है। इसके लिए हमने ये सेलिब्रेशन में पहनने वाला फेटा आज पहन के उनके सामने आया है। ओके, तो उत्सव का माहौल है आपके लिए। ये दिवाली होली सब एक ही है? सर बिल्कुल ऐसा लगता है घर से हमारा कोई बड़ा आ रहा है, हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, दिल में बहुत खुशी है और सुबह से बहुत एक्साइटेड है सर। इससे पहले सुबह जब प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से अपने होटल पहुंचे थे तो वहां बच्चों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने एक जापानी मूल के बच्चे से संवाद किया। नाम मित्सुकी है, मैं ग्लोबल इंडियन वाह। 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। अच्छा। जापान में आपका बहुत स्वागत है। वाह। May I have your signature? May I have your signature, please? तो कहाँ से सीख लिया तुमने हिंदी? हैं? Yes, I learned. हैं? बहुत अच्छा जानते हो। वाह। वाह। और जापानी में क्या लिखा है? ये 3 भाषा लिख दिया। मोदी जी साइन कर दीजिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मंगलवार का दिन बेहद अहम है, क्योंकि मंगलवार को वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा क्वाड की अहम बैठक में शामिल होंगे, जहां वो चीन को भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के चक्रव्यूह में घेरने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। टोक्यो से माधव, टाइम्स ऑन भारत के लिए। पीएम मोदी ने टोक्यो में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया और इस दौरान पीएम मोदी के योग, खादी से लेकर उन तमाम चीजों पर उन्होंने बात की जिससे हिंदुस्तान आज गर्व का अनुभव कर रहा है। आज भारत अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी संस्थाओं के अपने खोए हुए विश्वास को फिर से हासिल कर रहा है। दुनिया भर में कोई भी भारतीय आज सीना तान करके, आंख में आंख मिला करके हिंदुस्तान की बात बड़े गर्व से कर रहा है। ये परिवर्तन आया है। जापान में भी शायद ही कोई होगा जिसको योग की कल्पना न हो। हमारा आयुर्वेद, हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, आजकल तो हमारे मसाले सब दूर, उसकी मांग बढ़ रही है। लोग हमारी हल्दी मंगवा रहे हैं। इतना ही नहीं साथियों, हमारी खादी, वरना तो आजादी के बाद धीरे धीरे उन नेताओं के कॉस्ट्यूम बनकर के रह गई थी। कोरोना के शुरुआती दिनों में जब सब बंद था, उस संकट के कालखंड में भी भारत सरकार एक क्लिक बटन दबा करके एक साथ करोड़ों भारतीयों तक आसानी से उनके लिए जो मदद पहुंचानी है पहुंचा पाते थे। और जिसके लिए मदद तय थी उसी को मिली, समय पर मिली, और इस संकट से जूझने का उसे सामर्थ्य भी मिला। भारत में आज सही मायने में पीपल लेड गवर्नेंस काम कर रही है।